कांग मैजिक स्टोन के बारे में सोच रहा है। वो बताता है कि मैजिक स्टोन और वेपन्स में जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं 3 स्पोर्ट में स्पेशल एबिलिटी को पुट कर सकता हूँ। अगर एक एम होती तो मजा ही आ जाता। स्पेसिफिक डंजन बॉसेस को डिफीट करने पर मैजिक स्टोन रिसीव होता है। वो ए रैंक और या उससे हायर डीमन जो कि डीमोनॉइड्स होते हैं को डिफीट करके ही अचीव किया जा सकता है। फिर से डीमोनॉइड्स, ये मेरे संग क्या हो रहा है? कहीं इसलिए तो नहीं कि मेरे नाम का मतलब डीमन है। वो साकी की ओर देखते हुए सोचता है कि क्या वो कल पूरी रात जाग रही थी। बफेलो डंजन मिशन को क्लियर करे हुए 1 वीक हो गया है। मैजिक स्टोन से ही बफेलो किंग्स टेरिटरी का स्टोन गेट ओपन किया जा सकता है। वहाँ से कलोसन बीच जाइगेंट आता है, पर पता नहीं कैसे किसी ने पहले ही उसे डिफीट करके उसका स्टोन ले लिया। जाइगेंट एक पावरफुल मॉन्स्टर था जो कि अपने कदम से पूरे अर्थ को हिला देता था। और यही नहीं, आगे चल के इस गेम में जाइगेंट से भी बड़े बड़े मॉन्स्टर आते हैं। वो सारे प्राकृतिक आपदा पर बेस्ड है। क्या मेरे वेपन में स्पेशल एबिलिटी को पुट करने के लिए मुझे अपनी जान को दाव पर लगाना चाहिए? स्टोन्स के लिए डीमन को हंट करना तो लियोन की जॉब है। तभी पीछे से क्लोई आकर पूछते हैं कि क्या यह सीट खाली है। तभी उसकी नजर साकी पर जाती है जो कि कांग के साइड में सो रही है। कांग क्लोई से पूछता है कि लगता है कि तुम फुल्ली रिकवर हो गई हो। क्लोई बताती है कि हाँ, पर तुम्हें मुझसे भी ज्यादा चोट आई थी और वो तुम्हारे वेपन की ब्लू लाइट। कांग कहता है कि क्यों ना इस बात को बाद में किया जाए। कांग सोचता है कि वो मेरा ओरा था। वो सोचता है कि मैजिक स्टोन गैदर करना ही ठीक होगा। हालांकि मैं स्ट्रेंथ के पीछे नहीं भाग रहा हूँ, पर मैंने चैन और अमन की जिंदगी जीना छोड़ दिया है। मेरा गोल अब भी चेंज नहीं हुआ है, मुझे सरवाइव करना है। कई सारे वेरिएबल्स जो इस गेम में नहीं होने चाहिए वो मुझे टारगेट कर रहे हैं। जिस प्लॉट को मैं जानता था वो बदले जा रहा है। मानो कि ये वर्ल्ड मुझे अकेले ही ना छोड़ना चाहता हो। और अभी तो मुझे अकेडमी ज्वाइन करे 1 महीना ही हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो 3 साल बाद होने वाली है, उसका सच कुछ ही समय में वर्ल्ड को पता चल जाएगा। मुझे खुद को और अपने वेपन को और स्ट्रॉन्ग करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तभी वहाँ पर स्पीड भी आ जाता है। वहीं कांग सोच रहा होता है कि इस तरह से मैं वॉर का आउटकम डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे सो कॉल्ड हीरो कैंडिडेट लियोन पर भरोसा नहीं है। किसे पता था कि वो एक मरमेड से 1 शॉट हो जाएगा। स्पीड साकी को छेड़ने जा रहा होता है, पर साकी उस पर अटैक कर देती है। वहीं कांग चिल्लाता है कि मैं थक गया हूँ। स्पीड कांग से साकी की शिकायत करता है। वो कहता है कि प्रेसिडेंट, इसने मुझे हिट किया। वो बताता है कि मैं यहाँ पर क्लब रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछने आया हूँ। कांग बताता है कि हेडमास्टर से हमें अप्रूवल मिल गई है। हमें क्लब क्रिएट करने के लिए एक और मेंबर की जरूरत है। अभी हमारा क्लब क्रिएट नहीं हुआ है, तो मुझे प्रेसिडेंट मत बुलाओ। स्पीड कहता है वो तो ठीक है, पर क्या तुमने लियोन के बारे में खबर सुनी? आजकल वो कई सारी हाई रैंक डंजन क्लियर कर रहा है। ये सुनकर कांग सोचता है कि तो चलो उसने हीरो वाला काम करना शुरू कर दिया। साकी बताती है कि उसने कल ही स्मॉल पार्टी के संग एक ए रैंक डंजन क्लियर की है और अभी तक हमने सिर्फ सी रैंक ही क्लियर की है। ये सुनने पर स्पीड कहता है कि तुम्हें तो लियोन के बारे में बहुत पता है, क्या तुम भी तो उसे पसंद नहीं करती? साकी कांग की ओर देखती है और कहती है कि मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। कांग सोचता है कि लियोन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, जल्दी सर्वाइवल आइलैंड ट्रेनिंग में उसे बलमोंग वेपन भी मिल जाएगा। अगर सही कहूँ तो अभी तक मैं किचन नाइफ से सर्वाइव कर रहा हूँ, ये एक मिरेकल से कम नहीं है। अगर सही कहूँ तो मुझे ऐसा शील्ड बनकर लियोन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर ऐसा करना मुझे सूट नहीं करता। मैं अपने सर्वाइवर के लिए अपना ब्लेड स्विंग करने में जरा सा भी नहीं हिचकिचाऊंगा। मुझे हीरो बनने की कोई इच्छा नहीं है। इस वर्ल्ड में मैं कोई हीरो नहीं हूँ, मैं कांग योमा हूँ। कांग कहता है कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा मैं सबको काट दूंगा। ये सुनकर साकी पूछती है कि क्या तुम्हें एनिमे पसंद है? ये किस एनिमे की लाइन थी? सीन शिफ्ट होता है एक असैसिनेशन ग्रुप अंडरटेकर पर। वो एल्डर कैल्डी से मिलने जा रहा है। एक मेंबर कहता है कि बॉस, हम तो सही तरक्की कर रहे हैं, यहाँ तक कि एक एल्डर हमसे काम ले रहा है। बॉस कहती है कि शांत हो जाओ और मुझे तंग मत करो। तभी एक मेंबर बताता है कि तुम नए आए हो तो तुम्हें पता नहीं है, बॉस को इलाइट पसंद नहीं है। मेंबर पूछता है कि तो फिर हम उसका काम क्यों कर रहे हैं? दूसरा मेंबर बताता है कि क्योंकि इसमें हमें बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। हमें एडवांस में 100 मिलियन और मिशन कंप्लीट करने पर उसके डबल मिल रहे हैं। तभी बॉस कहती है कि तुम दोनों के दोनों शांत हो जाओ। सर्वेंट क्लैडी को बताती है कि अंडरटेकर्स यहाँ आ गए हैं। अंडरटेकर अंदर आता है, उसके बॉस का नाम रेशन है। क्लैडी कहता है कि तुमने अच्छा नाम कमा लिया है। वो उन्हें कांग की फोटो देता है, उसमें कांग की एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। मेंबर्स कांग को देखते हुए बोलता है कि ये तो बच्चा है। क्लैडी कहता है कि सर्वाइवल आइलैंड ट्रेनिंग में इसका काम तमाम कर देना। रे पूछती है कि उसकी लाश को ठिकाने कैसे
कैसे लगाना है। क्लैडी कहता है कि ओशन आइलैंड से घिरा हुआ है, उसे उसमें फेंक देना, फिश और शार्क अपना काम कर देगी। कांग के रिटर्न एग्जाम का दिन भी आ जाता है। कांग उसकी स्टडी कर रहा है। वो याद करता है कि उसके ग्रुप के 2 मेंबर्स टॉप स्कोरर है। वो सोचता है कि अगर मुझे आंसर पता नहीं होगा तो मैं ऑप्शन 3 को सिलेक्ट कर लूंगा। तभी उसके फोन पर मैसेज आता है। वो साकी का मैसेज है। साकी उसे कई मैसेज कर रही है। वो उसके मैसेज से इरिटेट हो चुका है। साकी उसे शुगर खाने की सलाह देती है ताकि वो एग्जाम में अच्छा कर पाए। वहीं कांग सोचता है कि पता नहीं इस लड़की को क्या हुआ, ये सुबह सुबह कैसी बात कर रही है, क्या सही में ये टॉप स्कोरर है। कांग बताता है कि मेरी कंट्री में भी शुगरी फूड खाया जाता है, तुम्हें पता है क्या। शिट, ये देख साकी उस पे धड़ाधड़ मैसेज करने लगती है। कांग कहता है कि चलो एग्जाम पर फोकस करते हैं। एग्जाम हो जाता है। कांग को पता चलता है कि उसका एग्जाम अच्छा नहीं गया और वहीं स्पीड को यकीन नहीं हो रहा कि उसका फर्स्ट क्वेश्चन गलत हो गया है। तभी क्लोई कांग से पूछती है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। कांग कहता है कि मैंने सारे तुक्के मार दिए। वो सोचता है कि मुझे गेम की नॉलेज थी तो इसलिए मैंने उसे कर दिया। तभी कांग पूछता है कि तुम्हें नॉक्स से कुछ जानने को मिला। क्लोई बताती है कि मेरे ब्रदर ने मुझे कॉल तो करी थी पर उस समय तक मैं सो चुकी थी। मैं एग्जाम के लिए रातों में स्टडी कर रही थी। कांग सोचता है कि एडिटोरियल मेंबर की इन्फो हिडन है। नॉक्स के अलावा क्लोई ही मुझे कुछ बता सकती है। उसके खुद के रीजन हो सकते हैं पर वो दोनों सिबलिंग होकर बहुत अलग व्यवहार करते हैं। वहीं स्पीड चिल्लाता है कि इसके लिए मैंने कई रातें काली करी है। वो इरिटेट है कि उसका आंसर गलत हो गया। वहीं साकी कहती है कि तुम एडमिट क्यों नहीं कर लेते, हम दोनों के बीच का टैलेंट गैप बहुत बड़ा है। तभी उसकी नजर कांग और क्लोई पर जाती है। वो कांग से पूछती है कि तुम उसके संग क्या बड़बड़ा रहे हो, क्या तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो। ये सुनकर क्लोई ब्लश करने लगती है और वहीं कांग सोचता है कि क्या इस समय टीम के माइंड में ये सब चलता है। वो कहता है कि जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। साकी कहती है कि अगर ये बात है तो तुम मेरे टैक्स को इग्नोर क्यों कर रहे हो। कांग कहता है कि मैंने एक बार इग्नोर किया था, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं तुम्हें घोस्ट कर रहा हूँ। टेक्स्ट के बारे में सुनकर क्लोई की पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। वो कहती है कि क्या कहा, तुम एक दूसरे को टेक्स्ट कर रहे हो। कांग सोचता है कि इसे तब तो कोई परेशानी नहीं हुई जब हम एक साथ बैठे हुए थे, पर सिर्फ एक टेक्स्ट पर ये इतना बवाल क्यों खड़ा कर रही है। स्पीड क्लोई को आवाज लगाता है। वो पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। वहीं साकी कांग से टच होते हुए सेम क्वेश्चन पूछती है कि क्लोई को क्या हो गया। कांग उसे दूर होने की कहता है। साकी कहती है कि तुम तो क्लोई को पहले से जानते हो, तुम्हें तो पता ही होगा कि वैसे क्यों रिएक्ट कर रही है। वहीं कांग सोचता है कि साकी ऐसा क्यों कर रही है। तभी वो क्लोई की आवाज सुनता है कि तुमने तो मुझे कभी अपना नंबर नहीं दिया। कांग कहता है कि वो तो इसलिए क्योंकि तुम्हारा नंबर कॉन्फिडेंशियल है। क्लोई कहती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि सिर्फ तुम ही मेरे प्रिंस बनोगे। साकी कांग को पकड़ते हुए कहती है कि इसे क्या हो रहा है। वहीं कांग साकी से कहता है कि क्या तुम्हें यांद्रे के बारे में कुछ पता है। साकी जापान से है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता। ऐसा कहकर वो जापानीज बोलने लगती है। तभी स्पीड साकी को कांग से हटाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सिचुएशन समझ नहीं आ रही। वो देखता है कि क्लोई ने नाइफ निकाल लिया है। वहीं कांग सोचता है कि ये लास्ट टाइम से बहुत अलग है। मैंने कई दिनों से न्यूट्यूब पर यांद्रे के बारे में रिसर्च भी नहीं की। क्लोई आगे बढ़ते हुए कहती है कि आज से मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम सिर्फ मुझे ही देखो। कांग कहता है कि हम इसे बात करके सुलझा सकते हैं। क्लोई कांग पर अटैक कर देती है। स्पीड और साकी दोनों ये देखकर हैरान हैं। क्लोई अटैक करते हुए कहती है कि तुम मुझे हमेशा दुख पहुंचाते हो, तुम मुझे छोड़कर सारी लड़कियों के संग फ्लर्ट करते रहते हो। वो साकी पर अटैक करने आगे बढ़ती है पर कांग उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है। क्लोई कांग पर अटैक करते हुए कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए हमेशा अपना बेस्ट दिया है। वो कांग पर अटैक करती है पर आगे जो होता है उसे देखकर स्पीड और साकी दोनों शर्मिंदा हो जाते हैं। कांग ने क्लोई को गिरा दिया है और अब वो उसके ऊपर है। क्लोई कहती है कि मुझे छोड़ो। कांग कहता है कि मेरी बात सुनो। क्लोई कहती है कि तुम तो मुझसे सही से बात भी नहीं करते, अब तुम्हें क्या हो गया। कांग कहता है कि मैं तुमसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ, फोन में बात करना बहुत कोल्ड महसूस होता है। मैं हम दोनों के बीच में इमोशन चाहता हूँ। ये सुनकर क्लोई सही होने लगती है। कांग उसके पास आता है और उसके गले लग जाता है। स्पीड और साकी उन्हें देख रहे हैं। कांग कहता है कि बफेलो डंजन में भी तुमने मेरी काफी हेल्प करी थी, तो तुम सैड
सैड मत हो। इसके बाद क्लोई खुश हो जाती है, वो चेंज हो चुकी है। वहीं कांग सोचता है कि चलो मैंने इसे हैंडल कर लिया। स्पीड पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। क्लोई कहती है कि तो अब हमें क्या बात करनी चाहिए, और वहीं साकी वहां से बाहर जाने लगती है। कांग साकी को देखते हुए सोचता है कि अब इसे क्या हो गया। वो सब वहां से बाहर निकल जाते हैं। साकी और स्पीड दोनों ही कांग के बारे में सोच रहे हैं। स्पीड सोचता है कि जब भी बात कांग पर आती है तो क्लोई मर्डरस ऑरा रिलीज करने लगती है। मुझे लगता है कि कांग को लेकर उसकी फीलिंग्स बहुत ट्विस्टेड है, पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि क्लोई से बात करते हुए कांग ने अपने नाइफ को पकड़ा हुआ था। उसने कन्वर्सेशन से कॉम्प्रोमाइज करने की सोचा, पर जरूरत पड़ने पर वो वायलेंस का सहारा भी ले सकता था। हो सकता है कि ये तुम्हें एक विलन लगे, पर असल में ये क्वालिटी सिर्फ एक रूलर में होती है। तभी उसकी नजर साकी पर जाती है, जो कब से अपने फोन में लगी हुई है। वो पूछता है कि तुम इतनी देर से फोन में क्या कर रही हो। साकी बताती है कि मेरे सब्सक्राइबर्स मेरी वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो मैं उन्हें डिलीट कर रही हूँ। स्पीड कहता है कि क्या कहा सब्सक्राइबर्स, क्या तुम यूट्यूब पर हो। साकी अपना चैनल दिखाते हुए कहती है कि वो तो बस मैंने ऐसे ही फन के लिए इसे शुरू किया था। उसने यांद्रे के ऊपर वीडियो पोस्ट की थी, कांग भी इसकी वीडियोस ही देखता था। स्पीड टाइटल को पढ़ते हुए कहता है कि यांद्रे को हैंडल कैसे करे, 210 के व्यूज, पर तुम इसे डिलीट क्यों कर रही हो। साकी कहती है कि मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। स्पीड कहता है कि तुम्हारी मर्जी। वैसे तुम्हारे चैनल का नाम साकी चां जैपनीज क्यों है, क्या तुम जैपनीज सिखाने की कोशिश कर रही हो। साकी कहती है कि वो तो मैंने ऐसे ही नाम रख लिया। स्पीड साकी चां कहते हुए हंसने लगता है। साकी कहती है कि हंसना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगी। कांग लाइब्रेरी में है। वो बताता है कि अगले वेडनेसडे से एवलोन आइलैंड पर 3 दिन और 2 रात के लिए डेजर्टेड आइलैंड सर्वाइवल ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। सुनने में लगता है कि ये कोई सीरियस सर्वाइवल कैंप है, पर हम 1 से 4 लोगों की टीम बना सकते हैं। अकेडमी ने इसके रिगार्डिंग ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी पोस्ट की है। ये कैंपिंग और स्कूल ट्रिप के जैसा इवेंट है। वो एवलोन आइलैंड के ऊपर रिसर्च कर रहा है। वो बताता है कि एज अ प्लेयर इस ट्रेनिंग ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें लियोन के वेपन बालमूंग का हिंट मिलता है, और वहीं पर एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिससे एबल और लियोन करीब आ जाते हैं, और धीरे धीरे एबल उसके प्यार में गिरने लगती है। मैं इस इवेंट में बहुत इंटरेस्टेड था, पर मैं जेलस नहीं हूँ। जब से मैं स्कूल में आया हूँ मेरा प्यार से और विश्वास उड़ गया है। अकेडमी एल्डर और एक मिस्टीरियस इंस्ट्रक्टर मेरे पीछे पड़े हैं। मुझे एक क्लब मेंबर भी चाहिए, भले ही वो कितनी सुंदर हो, मैं उसके प्यार में नहीं पड़ सकता। इस जिंदगी में मेरे लिए प्यार की कोई जगह नहीं है। एज अ स्वॉर्ड मैन मैं होली डीमन स्वॉर्ड बालमोंग में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। हो सकता है कि इसलिए क्योंकि मैं भी एक स्वॉर्ड मैन हूँ। एज अ फॉर्मल प्लेयर मुझे पता है कि बालमोंग कहाँ है और ये क्या कर सकती है। हालांकि बालमोंग के पीसेस को फाइंड करना भी स्टोरी का जरूरी हिस्सा है। मैं जानता हूँ कि वो सारे पीसेस कहाँ हैं, मैं उसे नहीं पा सकता। बालमोंग अपने मास्टर को खुद चूज करती है। ये वेपन इस गेम के हीरो के लिए बना है। मेरे पास किचन नाइफ है। हम दोनों के बीच बहुत बड़ा गैप है। मुझे ध्यान देना चाहिए कि मैं 3 डेज में क्या कर सकता हूँ। एवलोन आइलैंड सुनसान आइलैंड है, वहाँ पर कोई डिमोनिक बीस्ट भी नहीं है। आई होप कि स्कॉर्पियो आइलैंड की तरह वहाँ पर कोई डिमोनिक बीस्ट ना आ जाए। और इस टाइम डायरेक्टर ने स्वॉर्ड एम्परर से वुल्फ क्लास को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की है। वो बुक्स को ढूंढते हुए सोचता है कि मेरे आने से इस गेम की स्टोरी बहुत चेंज हो गई है। वो बताता है कि मैं यहाँ पर एवलोन आइलैंड पर कुछ ढूंढने के लिए आया हूँ। ओल्ड बुक्स में इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती है। वो आइलैंड के बारे में पढ़ने लगता है। वो नोटिस करता है कि इतना तो मुझे गेम के बारे में पहले ही पता है। वो सोचता है कि कहीं मुझे इसके लिए पूरी लाइब्रेरी सर्च ना करनी पड़े। तभी पीछे से लियोन आता है। वो कहता है कि कांग्योमा तो तुम भी यहाँ हो।